नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और हमारे चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच में फाइनेंस जगत के एक नामचीन हस्ती जो 20 वर्षों से फाइनेंस की दुनिया में काम कर रहे हैं, जिनका नाम है अमित सिंह। नमस्कार अमित जी, आप बताएं कि वर्तमान में फाइनेंस सेक्टर के क्या हालात हैं? फाइनेंस सेक्टर जो पिछले 20 साल का मेरा अनुभव है जी। ये लगातार वृहद होता चला जा रहा है जी। इसकी जो पहुंच है पहले बड़ी सीमित थी। जी। आप भी फाइनेंस सेक्टर से जुड़े रहे हैं किसी न किसी माध्यम से, जी। तो आपको पता होगा पहले ये सेक्टर सिर्फ कुछ वाहनों तक, कुछ विशेष उद्योगपतियों तक, या कहिए कि कुछ व्यवसायियों तक ही ये उपलब्ध था। जी। आज इसकी उपलब्धता लगातार बढ़ती जा रही है। आपने आज की तारीख में आप एक मोबाइल, एक घड़ी से लेकर के साजो सामान की सारी ज़रूरतें फिनांस में उपलब्ध हैं और आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा गाड़ियां तो फिनांस में है ही। रिटेल फिनांस का सेक्टर इतना बड़ा हो गया है आज की तारीख में कि आपको पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, इंटरप्राइज बिजनेस लोन, आपको प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन, घर बनाने के लिए लोन, तो ऐसा शायद ही कोई एरिया हो जहाँ पे आपको ऋण की आवश्यकता हो और ऋण देने वाली कोई कंपनी उपलब्ध ना हो। स्कूल बनाने के लिए लोन या आपको व्यवसाय बढ़ाने के लिए लोन, ऐसा कोई सा भी एरिया अगर हम देखें कि जहाँ पे हमको ऋण की आवश्यकता है, उन्हें लोन सबको मिल रहा है। ऋण की आवश्यकता सबके लिए है। जैसा आपने ये शब्द पूछा मुझसे कि सबको मिल रहा है, मेरा एक सवाल है इसी में कि लोन बहुत सारे लोगों तक जहां नहीं था वहां भी पहुंच गया है जी, और हर चीज़ के लिए लोन मिल रहा है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि गरीब को लोन मिलता नहीं और जिसके पास पैसा होता है उसको लोन मिल जाता है। तो जिस पैसे वाले को लोन देना है तो फिर उसका क्या मतलब है? देखिए केशव जी, इसका जवाब मैं बहुत स्पष्ट देना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि ये वित्तीय संस्थाएं जो वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराती हैं, ये चैरिटेबल संस्थाएं नहीं हैं जी। ये निश्चित रूप से अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए ही ये बिजनेस कर रही हैं। ठीक है। तो फाइनेंस उसी को देना चाहेंगी जहाँ से फाइनेंस की वापसी संभव हो। ठीक है। हाँ, कुछ जगह पे जहाँ पे लोन वापसी की गारंटी कुछ अलग संस्थाएं, जैसे कुछ जगह पे सरकार देती है, कुछ जगह पे कुछ अलग तरह की गारंटी या मॉर्गेज जब उपलब्ध होता है तो लोन हर उस व्यक्ति को मिलता है जिसकी ज़रूरत पूरी, जो फाइनेंस कंपनी की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा उसको भी। एक नया सेक्टर आपने सुना होगा, माइक्रो फाइनेंस। जी। माइक्रो फाइनेंस ऐसे ही आप कह सकते हैं कि निरीह लोगों को, या जिनको हम बोलते थे कि समाज में दबे कुचले लोग जो हैं, जिनके पास अपने घर नहीं हैं, झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, ऐसे लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए माइक्रो फाइनेंस चालू हुआ है। आज 4-5 महिलाओं या पुरुषों का समूह जो कुछ काम करते हैं वो समूह बना करके आते हैं और बहुत सारी आज की तारीख में बैंकिंग, गैर बैंकिंग संस्थाएँ हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। कुछ तो गैर बैंकिंग संस्थाएं काम करके बैंकिंग लाइसेंसिंग भी पा चुकी हैं और कुछ बहुत नाम कमा चुकी हैं। एयू बैंक एक उसमें से उभरा हुआ नाम है, बंधन बैंक, ये सब माइक्रो फाइनेंस में काम करके आए हुए हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि 5-6 लोग का समूह बनाया, स्व-सहायता समूह समय का तरह का 10 से 20,000, 25,000 या 50,000 रुपये तक के छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं, जो अपने छोटे छोटे व्यवसाय पूरा करके वो माहवारी या कुछ जगहों पे तो ये साप्ताहिक भी पैसा अदा करने की व्यवस्था है इस पर। तो उपलब्धता देखिए आज की तारीख में सबके लिए है। मतलब फाइनेंस सेक्टर से लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है? निश्चित रूप से बढ़ा है और सहायक ही रहा लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जो डिफ़ॉल्ट का रेशियो है उसमें क्या कहना है आपका कि डिफ़ॉल्ट का रेशियो बढ़ा या डिफ़ॉल्ट का रेशियो घटा? देखिए, जब डिफ़ॉल्ट की बात करते हैं तो डिफ़ॉल्ट मेरी नज़र में 2 तरह का होता है। एक होता है इंटेंशनल डिफ़ॉल्ट और एक होता है सिचुएशनल डिफ़ॉल्ट, परिस्थितिजन्य डिफ़ॉल्ट, और एक होता है कि हमने जानबूझ के लोन लिया है इसलिए कि हम नहीं देंगे। निश्चित रूप से आज की तारीख में ऐसे डिफ़ॉल्टर की संख्या कम हुई है जो इस तरह लोन लेना चाहते थे कि मुझे सिर्फ लोन लेना है और उसका देना नहीं है। हाँ, मैं ये भी साथ में जोड़ना चाहूँगा कि शून्य नहीं हुई है। आज भी कुछ लोग इस स्थिति में अपने आप को संभव पाते हैं कि वो बैंकिंग या गैर बैंकिंग वित्तीय संसाधन देने वाले संस्थानों को धोखा दे पाए। पर आज जिस तरह की टेक्नोलॉजी ग्रूम हुई है जी, उस तरह की टेक्नोलॉजी में लोगों का बैकग्राउंड बहुत आसानी से चेक होना संभव हो पाया है। इतनी सारी फिनांस रेटिंग कंपनीज हो गई हैं जो लोगों की पुरानी वित्तीय परिस्थितियों के बारे में, वित्तीय संस्थानों को आज की तारीख में उनकी वर्तमान परिस्थिति के बारे में अवगत कराती हैं। सिबिल, क्रिफ और ऐसी कम से कम 10 कंपनियां हो चुकी हैं बाज़ार में जो लोगों की फिनांस रेटिंग
बताती हैं, जिससे वित्तीय संस्थानों को ये सहजता होती है कि इनको लोन देना है कि नहीं देना और किस स्तर तक का लोन देना है। अच्छा, एक चीज़ मैंने महसूस किया है कि जो खास तौर से प्राइवेट सेक्टर का तो मुझे नहीं मालूम, शासकीय सेक्टर में जब भी लोन कोई लेता है तो उसमें रिश्वत देनी ही पड़ती है। देखिए, अगर मैं एक लेमैन जैसे बात करूं, कोई जिसको ये वाकई नहीं मालूम है, तो मैं आपसे सहमत हो सकता हूं, क्योंकि सरकार जहां पे आती है वहाँ पे करप्शन पता नहीं कैसे जुड़ जाता है। तो सुनने में तो मुझे बहुत आया, हाँ निश्चित रूप से मेरे साथ ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ है, तो मैं इस पर बहुत स्पष्ट जवाब नहीं दे पाऊँगा। आपने कभी किसी शासकीय संस्था से लोन नहीं लिया या आपके बीच के लोगों ने शासकीय संस्था से लोन नहीं लिया? तो क्या उनके अनुभव में ऐसा कभी नहीं आया कि मैंने रिश्वत न लगी? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं कहना चाहता मैंने लोन लिया है। अच्छा। मैंने भारत के सरकारी क्षेत्र के सबसे बड़े संस्थान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैंने स्वयं लोन लिया है, मैंने कार लोन लिया है और मैंने होम लोन लिया है। और मैं कहना चाहूँगा कि मुझे किसी भी तरह की ऐसी कोई परेशानी नहीं आई। मुझसे 1 रुपये का भी किसी ने डिमांड की, ना मैंने किसी को दिया। तो मैं तो उनकी इस व्यवस्था से संतुष्ट हूँ। पर हाँ, मैंने सुना है कई लोगों के मुझसे कि ये काम करने के लिए मुझे पैसा देना पड़ा। बैंकिंग सेक्टर का नाम लिया, मुझे बड़ा अच्छा सा चुटकुला याद आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। किसी ने कहा था कि अगर आपकी वर्षों से बेइज्जती ना हुई हो तो आप स्टेट बैंक में खाता खुलवा लीजिए, आपको अपनी बेइज्जती का एहसास हो जाएगा। अब आपने चूंकि वहाँ फाइनेंस लिया है तो आपका अनुभव जानना चाहूँगा कि आपने क्या महसूस किया वहाँ। ये भी एक दौर था और आज भी कहूँगा कि ये स्थिति तो नहीं है कि अब आपको बेइज्जत किया जाए या आपको सुना ना जाए वहाँ पे, पर आज भी आप क्यों में हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय मानसिकता जो है वो आज भी, अगर हम विश्वास की बात करें तो सरकार पे ज़्यादा है, सरकारी संस्थानों पे ज़्यादा है, भले वो ऋण लेने के लिए हो। आम आदमी ये समझे बिना कि हम पैसा लेने जा रहे हैं कि देने जा रहे हैं। भाई देने की जहाँ तक बात हो तब तो आप कह सकते हो कि हमको प्राइवेट के ऊपर भरोसा नहीं है और सरकारी के ऊपर ज़्यादा भरोसा है। पर जहाँ लेना हो वहाँ पे भी आज भी लोगों की सोच में सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो सरकारी बैंकों की ही है। इसलिए जब मैंने अपना लोन लिया तब भी मैंने देखा, मुझे तो अच्छे सज्जन मिले, उन्होंने अच्छे से इंटरटेन किया, लेकिन मैंने देखा कई लोग हैं जो लगे हुए हैं और लोन देने वाले अधिकारी को इसकी बिल्कुल भी नहीं लगी हुई। जैसे मैंने प्राइवेट संस्थानों में देखा है कि कर्मचारी दौड़ता रहता है कि मुझे एक ग्राहक मिले और मैं लोन कर सकूं। हम लोग खुद दौड़ते रहते हैं कि भाई मुझे एक अच्छा ग्राहक मिले जिससे मैं उसको लोन दे सकूं, उसको संतुष्ट कर सकूं। तो ऐसी अफरा तफरी उनके पास नहीं है। उनकी क्लोजिंग जहां प्राइवेट संस्थानों में रात को महीना 30 का हो या 31 का हो तो रात को 11, 12, 1, 2 और कहीं कहीं तो पूरी रात गुजर जाती है संस्थानों को। वहीं सरकारी संस्थानों में काम 25, 26, 27 तारीख को ख़त्म हो चुका होता है। उनका टारगेट या तो कम है या तो उनके पास उपलब्ध ग्राहकों की संख्या ज़्यादा है और वो ऐसी किसी अधीरता में मुझे दिखाई नहीं देते। अच्छा, दूसरा एक फाइनेंस सेक्टर में एक रिकवरी करने वाले लोगों से जोर ज़बरदस्ती करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, धमकाते हैं। तो इस पूरी व्यवस्था से आप कहाँ तक सहमत है या इस व्यवस्था को कहाँ तक उचित मानते हैं? देखिए, कोई भी वित्तीय संस्थान अगर पैसा देगा तो पैसा देने की पहली शर्त ही होती है कि हम पैसा आपको इकट्ठा दे रहे हैं और आपसे हमको किस्तों में चाहिए, जिसके लिए दोनों पक्ष लिखा पढ़ी करते हैं और सहमति प्रस्तुति करते हैं अपनी। लेने वाला ग्राहक पूरा अनुबंध दस्तखत करता है और कभी ज़रूरत के हिसाब से उसमें सहधारक और गारंटर ये लोग भी उस पर दस्तखत करते हैं। तो ये व्यवस्था तो सही नहीं है और आज की तारीख में ये व्यवस्था ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि नल एंड वॉइड है। कोई भी संस्थान किसी से लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता, चाहे वो ग्राहक हो और चाहे वो कोई दूसरी संस्था ही हो। हाँ, निश्चित रूप से अपना पैसा वापस चाहता है। संस्था व्यक्तिगत रूप से या कहिए कि डायरेक्ट इन सब चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करती है। हार्ड रिकवरी जो जिसके बारे में आप मुझसे जानना चाह रहे हैं, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी किस्ती 3 किस्तें, 4 किस्तें, 5 किस्तें नहीं दी हैं, ना देने के बाद जब वो बैंक से या ऐसी संस्था से कम्युनिकेशन भी बंद हो जाता है, उनका संचार माध्यम भी समाप्त हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में बहुत सारी फाइनेंस कंपनियों ने अपने वेंडर्स रखे हुए हैं। वेंडर्स की गुंडे? नहीं, मैं तो वेंडर कहूँगा। अच्छा, मैं तो वेंडर कहूँगा। ये वेंडर ऐसे हैं जिनका काम है कर्ज वसूलना। वो क्या माध्यम इस्तेमाल करते हैं, जितना मुझे जानकारी है आज की तारीख में कि हाई कोर्ट की ने ऐसी व्यवस्थाएं की कि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, दादागिरी नहीं कर सकते हो। ना ही कोई ऐसा वित्तीय संस्थान अपने किसी भी वेंडर को कहता है कि आप ज़बरदस्ती करके लेके आओ, ये पैसा वापस लेकर के आओ। वो किस
परिस्थिति में जा कर के पैसा वापस लेके आते हैं, ये पूरी तरह से उनका व्यू है। संस्थान को इससे मतलब है कि मैंने आपको 1000 नामों की संख्या दी है, इतने लोगों से इतने इतने रुपए की EMI या किस्तें हमको वापस चाहिए और वो पैसा आप लेके आइए, उसके बदले उनको उसका एक फिक्स कमीशन जिसको बोलते हैं वो मिलता है। आप भी शहर के नागरिक हैं और ये शहर औद्योगिक शहर है। हाँ जी। आपको लगता है कि जिस तरीके से जितने बड़े बड़े उद्योग और इंडस्ट्रियाँ लगी उस हिसाब से इस शहर का विकास हुआ? केशव जी, आप भी इस शहर के नागरिक हैं और संयोगवश सन 2005 में मैं रीवा शहर से चल के सतना आया तो मैं भी आज इस शहर का होके रह गया हूँ। हाँ, मुझे ये कहते हुए निश्चित रूप से बहुत दुख हो रहा है, मुझे संताप है। सन 2005 में जब मैंने अपना शहर छोड़ा रीवा, जो विंध्य का एक मुख्य शहर है, तब रीवा में धूल की आंधियाँ चलती थी। आपको अगर मेरा ढेकहा में मकान है, वहाँ पे ढेकहा से अगर आपको वहाँ पे बस स्टैंड जाना हो या सिरमौर चौराहे जाना हो, सफ़ेद शर्ट पहन के निकले हैं तो आप शर्ट को दोबारा नहीं पहन सकते, इतनी धूलों का गुबार हुआ करता था। सड़कें अस्त व्यस्त थी, नालियाँ थी ही नहीं, और आज की जो बेसिक इंफ्रा की ज़रूरत है वो रीवा में कहीं से कहीं नहीं दिखती थी। और तब सतना सुंदर था। 2005 में जब मैं सतना आया तो सतना वो शहर था जहाँ डिवाइडर बने हुए थे। मैं छोटे शहर का रहने वाला आदमी, मेरे लिए यही बहुत था कि डिवाइडर है, बड़ी चीज़ थी। ओवरब्रिज था, ओवरब्रिज जैसी चीज़ थी, डिवाइडर था, ट्रैफिक सिग्नल्स थे, सड़कें अच्छी थी, लाइट सही रहती थी, कुछ पर्यावरणीय अनुकूलन भी ज़्यादा अच्छा था रीवा की तुलना में। पर 2005 के बाद, अच्छा वो समय मुझे अच्छे से याद है कि सिमरिया चौराहे से बिरला तक की रोड कभी ख़राब नहीं रहती थी। मुझे ऐसा उस समय लोगों ने बताया कि जो बिरला सतना सीमेंट वर्क्स है, इस सड़क की मरम्मत वो CSR के मद से करते हैं। क्या सही है क्या नहीं मैं उस पर नहीं जाऊँगा, मुझे जानकारी भी नहीं है, तो मैं उस पर कोई दावा प्रकट नहीं करूँगा। पर शहर धीरे धीरे पिछड़ता गया और आज जब मैं रीवा जाता हूँ तो मुझे लगता है मैं किसी महानगर में प्रवेश कर रहा हूँ। हम सतना शहर में एक फ्लाईओवर जिसे बनने मुझे लगता 5 वर्ष का समय, 6 से 7 वर्ष, 6 से 7 वर्ष का समय लग गया। मेरा ऑफिस वहीं था। हम धूल के गुबार जो हमने रीवा में खाए तो उससे दुगने खाए हैं सतना में। 7 वर्षों में बना, दुनिया भर की राजनीति हुई और एक फ्लाईओवर बनने में हालत ख़राब हो गई शहर की। इस बीच रीवा में 3 फ्लाईओवर कंप्लीट हो चुके थे और मैंने सुना कि भी चौथा भी उन्होंने चालू कर दिया और 5वें की तैयारी कर रहे हैं, कुछ नया लेकर के आ रहे हैं। सतना में ऐसा कहते हैं कि जिस क्या बोलते हैं राष्ट्रीय पार्टी नहीं, राजनीतिक पार्टी की सत्ता है, उसी के अमूमन सांसद हमारे पास थे। हाँ, इस बार दुर्भाग्य से विधायक कांग्रेस के थे, पर इसके पहले भाजपा के थे। और निश्चित रूप से औद्योगिक नगरी है। मुझे लगता है 6 से 7 सीमेंट प्लांट हमारे आसपास है, जिसमें से 5 या 6 सतना जिले के अंदर आते हैं। और जितना मैं सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से समझता हूँ कि CSR मद एक ऐसा मद होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जब हम नौकरी में हुआ करते थे तो हमारा भी ये एक मद हुआ करता जो हमको खर्च करना होता था। ये इतना बड़ा मद है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि इन औद्योगिक इकाइयों से इस शहर के विकास के लिए इनका ही मात्र उपयोग कर ले तो ये शहर पता नहीं कहाँ से कहाँ दिखता। पर मुझे तो कहीं से कहीं नहीं दिख रहा है कि उस CSR जैसा कोई मद है, या सरकार कोई मद सतना शहर के विकास के लिए देती है। हो सकता है सरकार भूल चुकी हो, या यहाँ के जनप्रतिनिधि जन शून्य हैं, उनकी भावना शून्य है, उनको इस शहर के विकास से कोई लेना देना नहीं है। उनका व्यक्तिगत विकास हुआ, निश्चित उनका व्यक्तिगत विकास हुआ। मैं शहर के जनप्रतिनिधियों को, चूँकि मैं यहाँ इतने सालों से हूँ, उसके पहले भी कुछ समय मेरा रहना हुआ, तो मैं जनप्रतिनिधियों को अच्छे से जानता हूँ, उनकी पृष्ठभूमि भी जानता हूँ और कि किसकी पहले क्या हैसियत थी और आज क्या हैसियत है। तो मैं उनका विकास तो देख रहा हूँ, पर शहर का विकास नहीं है, और इसके लिए मैं बड़ा क्षुब्ध हूँ। इस शहर का नागरिक होने के नाते भी बड़ा क्षुब्ध हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये संदेश उन तक जाए और उनके आकाओं तक भी जाए कि भाई, जिस शहर में आप रहते हो, आपने अपनी हैसियत कमाई है, आपकी सत्ता को ये शहर किसी न किसी तरह से सहयोग दे रहा है, तो इस शहर को कम से कम बेसिक इंफ्रा की चीज़ें तो उपलब्ध कराइए। साफ़ पीने का पानी, चलने के लिए सड़कें, नालियाँ, बिजली। मतलब आज जितना पावर कट हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि पहले कभी इतना पावर कट हुआ करता था। नहीं हुआ। मेंटेनेंस के नाम पे अलग बिजली काटते हो आप, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ों पे फिर बिजली काटते हो आप। एक और चीज़ जो आपने मुद्दा पूछा नहीं, पर मैं आपसे कहना चाहूँगा,
बिजली शब्द का इस्तेमाल हुआ तो मैंने आज से 2-3 साल पहले पढ़ा था या 4 साल पहले पढ़ा था कि रीवा में गुड़ में हमारा सोलर प्लांट लगा जो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। और हमें गर्व भी हुआ कि हमारे क्षेत्र में एक इतना बड़ा औद्योगिक इकाई आई और हम बिजली उत्पादन कर रहे हैं, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के माध्यम से। एक परंपरागत छोड़ करके गैर परंपरागत तरीके से हमने बिजली का उत्पादन किया और ये बिजली मेट्रो ट्रेन दिल्ली को बेची जा रही है। मुझे आज से नहीं मालूम कि कितने रुपए यूनिट में बिजली बेची जा रही है, पर मुझे लगता 3.25-3.5 रुपये कुछ ऐसा सुना था मैंने तब। आज हो सकता कुछ बढ़ गया हो, पर आम उपभोक्ता कितने रुपए देता है बिजली का बिल? 7 या 8 रुपये एवरेज है। राज्य की कल्याणकारी नीतियां राज्य के लोगों के लिए होनी चाहिए कि व्यवसायियों के लिए होनी चाहिए? दरअसल इस देश का दुर्भाग्य यही है। मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाह रहा था, जैसे बातों में आई कि एक आम आदमी, खासतौर से मिडिल क्लास आदमी, जब कोई लोन लेता है तो नहीं चुका पाता तो उसकी कुर्की हो जाती है। हाँ जी। लेकिन एक जब बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट लोन ले लेता है तो उसका सरकार लोन माफ़ कर देती है, और वो बड़े माने छोटा मोटा लोन नहीं होता वो। मतलब अगर आप अभी आंकड़े निकालें तो इस देश के जितने बड़े भी माने जो कैपिटलिस्ट हैं उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके, अभी किसी दिन कोई एक सवाल कर रहा था कि अगर जैसे यहाँ से माल्या भाग गया और 2-3 कैपिटलिस्ट भाग गए, 2-3 कैपिटलिस्ट अगर यहाँ से और भाग जाए तो सरकार क्या करेगी? है ना, ये अपने आप में तो कई बार ऐसा नहीं लगता कि जो मिडिल क्लास है, ये पूरे देश की जो सरकार है वो बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ़ कर देती है और गरीब लोगों को 1 रुपये किलो राशन दे देती है। बेचारा मर कौन रहा है? मध्यम वर्गीय, निश्चित रूप से मध्यम वर्गीय मर रहा है। और मध्यम वर्गीय अगर लोन नहीं चुकाता है तो भाई, गरीब अगर कोई लोन ले लिया नहीं चुकाया तो उसको ये लगता है कि चलो यहीं बैठ के खाना खा रहे हैं तो जेल में बैठ के खाएंगे। लेकिन मध्यम वर्गीय के लिए तो वो एक प्रतिष्ठा और उसका सूचक हो जाता है। तो ये स्थितियां जो है इस देश में, और जो आपने कहा कि एक नेता जो है वो अपनी आर्थिक हैसियत बढ़ा लेता है। अब 2005 में आप आए, 2022 है, तो मैं भी शहर का नागरिक हूँ, तो कहीं ना कहीं तो मैं तो सारे मतलब जिसको देखता हूँ ना कि एक पार्षद या एक सरपंच, हाँ जी, माने ये राजनीति की सबसे छोटी इकाई है। तो ये जब 5 साल में इनकी स्थिति होती है कि जब ये फटे पैजामे से अपनी राजनीति शुरू करते हैं तो 5 साल खत्म होने के पहले ये स्कॉर्पियो में आ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन पंचायत का स्वरूप नहीं बदलता, पंचायत जैसी थी वैसे ही तरीके रहते हैं। से। बिल्कुल सही है। तो जब आदमी की नैतिकता पूरी तरह से खत्म हो जाती है हमीद जी, तो बड़ा मुश्किल होता है कि और रीवा ने विकास इसलिए किया कि वहाँ लोगों के अंदर नैतिकता बची हुई थी। लोगों, वहाँ के नेताओं के मन में अपनी क्षेत्र के लिए, जनता के लिए पीड़ा थी, कहीं ना कहीं एक वो कसमसाहट थी, सतना आगे है। यहाँ तो इतना कहने और चिल्लाने के बाद भी इस जिले का नेता सिर्फ माला पहनने, निश्चित। स्वागत कराने, लड्डुओं में अपने आप को तौलवाने, भाषण देने, परंपरागत नेतागिरी के अलावा कुछ करने का परंपरागत नेता, माने ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि इस आदमी ने कुछ अलग किया। निश्चित रूप से। लेकिन अभी आपको याद होगा कि एक दिन आपने कुछ मैसेज डाले थे, मैंने उसमें आपको सिंगल लाइनर डाला था कि हम लोग कभी मिलेंगे तो बात करेंगे। आपने बात करी, 2-3 सवाल थे आपके। तो पहली सवाल जो आपने पूछा था कि माल्या जैसे लोग भग जाते हैं, मध्यम वर्गीय पकड़ में आता है, ये गरीब कुर्क हो जाता है। सबसे पहली बात कि आप जो सवाल जो है मेरी क्षमता से बाहर का है जी। मैं इसमें सिर्फ अपनी सोच बता सकता हूँ, क्योंकि ऐसे किसी बैंक में मैं नहीं रहा हूँ जिन बैंकों के ऐसे लोग ग्राहक रहे हैं। हाँ, एक सोच समझ सकता हूँ कि जो सीनियर मैनेजमेंट होता है किसी बैंक का, वो क्या समझता है कि आदमी इतना बड़ा था और इसकी इतनी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास मॉर्टगेज हैं, तो भले नगद में पैसा लेके चला गया है। कोई भी बैंक जब ऋण देता है तो उसका 70 से 80%, 100% की उम्मीद रखता है और 70 से 80% कम से कम मॉर्टगेज रखता है। तो उसे अपना मूल, चूँकि कुछ तो किस्तें मिली हुई होती हैं, ऐसा नहीं होता कि जिसने लोन लिया लोन लेते ही भग गया। 4 साल 5 साल चलाने के बाद किसी परिस्थिति की वजह से या जानबूझ के, जैसा भी होता हो, उस पर हम नहीं जाना चाहिए, वो छोड़ के चले गए वो लोग। लेकिन इतना मूलधन के रूप में मॉर्टगेज इतना मुझे लगता है
मिल जो जाता है। वित्तीय संस्थाओं के पास बचता है कि वो ज़्यादा परेशान नहीं होते। हाँ, और उसमें क्या सूक्ष्म चीज़ें हैं, बारीकियां हैं, वो टेक्निकलिटी है, वो वित्तीय संस्थान और संबंधित ग्राहक ही जान पाएगा, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा मैं। आपने अभी रीवा शहर की बात की, तो हाँ, ये कुछ ऐसी जगह है, नैतिकता की आपने बात की। मैं राजनीति से जुड़ा हुआ आदमी नहीं हूँ, ना ही राजनीति मेरा क्षेत्र है, ना ही मैं भविष्य में अपने आप को कहीं राजनीति में देखता हूँ, पर कभी कभी दुख होता है। राजेंद्र शुक्ला, नाम लेना पता नहीं कैमरे के सामने उचित है कि नहीं उचित है, पर फिर भी मैं ले रहा हूँ। राजेंद्र शुक्ला जी जो माननीय विधायक हैं रीवा के, मैं उनसे 1-2 बार व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ, मैं पहले से भी परिचित हूँ, उनके पिताजी से भी परिचित था, चूँकि मैं रीवा का ही रहने वाला हूँ। मैंने उनके अंदर शहर के विकास के लिए उत्साह देखा है। एक काम पूरा होता है, दूसरे काम की तैयारी उनके हाथ में रहती है, और ये भी तैयारी रहती है कि इसका फंड मुझे कहाँ से लेकर के आना और किसकी मदद लेनी है इस फंड को लाने के लिए। तो जब तक विकास हमारे दिमाग में नहीं होगा ना, तो वो धरा पे कैसे आएगा। हाँ, विज़न। तो हाँ, विजनरी आदमी होना चाहिए, उसके लिए कुछ विज़न स्थापित होना चाहिए। तो यही यहाँ भी लोगों से अपनी उम्मीद है, अपेक्षा है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बातें उन नेताओं तक पहुँचे और वो कुछ अगर शहर के बारे में अगर ऐसा हो पाए तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।